सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी शहरवासियों और देशवासियों को सिटी वाराणसी लाइव परिवार की ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले आज के प्रमुख समाचारों पर नजर डालते हैं। नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुंडों व तालाबों में शुरू हुई मां दुर्गा की प्रतिमाओं की विसर्जन। बंगी समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा की विदाई। दुर्गा पंडालों में खेली गई सिंदूर की होली। विजयादशमी पर स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी ने किया शस्त्र पूजन, निभाई सदियों पुरानी परंपरा। और इमाम हसन अस्करी की शहादत के मौके पर दाल मंडी से फातमान के लिए निकली साठे का जुलूस। और अब समाचार विस्तार से। विजयादशमी के अवसर पर शहर के विभिन्न पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कुंडों और तालाबों में होने लगा। विजयादशमी पर नगर में स्थापित पूजा पंडालों में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का कुंड व तालाबों में विसर्जन किया गया। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे। इसके लिए नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से एक दिन ही पूर्व तैयारी पूरी कर ली गई थी। विसर्जन के लिए गंगा किनारे 2 अस्थायी कुंड बनाए गए हैं। वहीं शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित 9 कुंडों और तालाबों में विसर्जन की व्यवस्था की गई है। यहाँ प्रकाश, सफाई से लेकर नाव और गोताखोरों के भी इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम की ओर से खिड़किया घाट और रामनगर के पास गंगा किनारे 2 अस्थायी मूर्ति विसर्जन कुंड बनाए गए हैं। वहीं निगम के 5 जोन दशाश्वमेध, भेलूपुर, आदमपुर, कोतवाली और वरुणा पार जोन में कुल 9 कुंडों और तालाबों को विसर्जन के लिए चिन्हित किया गया है। शुक्रवार को पूर्वाह्न से ही पूजा पंडालों द्वारा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया था। विसर्जन यात्रा के दौरान लोग नाचते गाते चल रहे थे। विजयादशमी पर मां दुर्गा की विसर्जन के पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दुर्गा पंडाल में मां की विदाई के पूर्व सुहागिन महिलाओं ने मां को सिंदूर अर्पित कर सिंदूर से होली खेली। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित दुर्गा पूजा पंडाल में माता के अंतिम विदाई में महिलाओं ने देवी को सिंदूर चढ़ाकर खुशी का इजहार किया। मान्यता है कि दुर्गा पूजा महोत्सव में 5 दिन के लिए देवी अपने परिवार के साथ कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आती हैं। दशमी पूजा संपन्न होते ही वापस कैलाश चली जाती हैं। दशमी पूजा समाप्ति के बाद सबसे पहले महिलाओं ने माता के माथे में सिंदूर लगाकर अपने अपने सुहाग की रक्षा के लिए मन्नतें मांगी। इसके बाद सिंदूर की होली खेली। बंगाली समाज द्वारा माता दुर्गा की विदाई से पूर्व 8 दिनों तक विशेष अनुष्ठान के बाद एक विशेष तरह का महिलाओं द्वारा होली खेला जाता है, जिसे सिंदूर की होली कहा जाता है। इसी क्रम में माता को विदाई करने के लिए मधुबन में स्थापित मां दुर्गा की विदाई को लेकर बंगाली समाज की महिलाएं इकट्ठा हुई थीं तथा यहां पर जमकर सिंदूर की होली खेली। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं दी। मां की विदाई से पूर्व मां का पान के पत्तों से नजर उतारा जाता है, जिसके बाद मां को मीठा खिलाया जाता है। तदुपरांत मां को सिंदूर लगाने के बाद महिलाएं उसी सिंदूर से होली खेलती हैं। मां के दर पर पहुंची सोमिका चट्टोपाध्याय ने बताया कि आज दुर्गा दशमी है। आज मां की विदाई की जाती है। आज सब लोग नजर उतारते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, तदुपरांत मां की विदाई करते हैं।
माता दरबार में आई नवनीत ने कहा कि मां से हमने सब कुछ नहीं मांगा, बस यही कामना की है कि सभी लोग स्वस्थ रहें। कोरोना कारण त्योहार काफी फीका रहा, किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम नहीं आयोजित हो सका और जिस तरह से पहले दुर्गा पंडालों में सजावट होती थी और काफी संख्या में भक्त सम्मिलित होते थे, वह इस बार नहीं हो पाया। दुर्गा दशमी है, आज माँ को हम लोग विदा करते हैं। आज का रिचुअल ऐसा है कि हम लोग सब माँ को वरण करते हैं पान के पत्ते से, फिर सिंदूर लगाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर माँ का हम लोग दिया से आरती करते हैं, विदा करते हैं। ऐसे ही माँ हम लोगों को फिर छोड़ के अपनी ससुराल चली जा रही है। 4 दिन के लिए आई, हम लोगों को बहुत आनंद हुआ, फिर मन भारी हो गया है। सफदर और शब्बीर के इमामबाड़े से शिया मुसलमानों के 11वें इमाम हसन अस्करी की शहादत के मौके पर कोविड गाइडलाइन के अनुपालन के साथ 60 का जुलूस निकाला गया। शिया मुसलमानों के 11वें इमाम हसन अस्करी की शहादत के मौके पर दालमंडी स्थित सफदर और शब्बीर के इमामबाड़े से 60 का जुलूस कोविड गाइडलाइन के अनुपालन में उठाया गया। इस जुलूस के साथ ही शिया संप्रदाय का शोक का 2 महीना 8 दिन चलने वाला मुहर्रम भी खत्म हो जाएगा। यह जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने पारंपरिक रास्तों से होता हुआ दरगाह फातिमा लल्लापुरा में आकर समाप्त हुआ। जुलूस में इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास की याद में सबसे आगे शबीह अलम चल रही थी। उसके बाद अंजुमन हैदरी चौक बनारस का मातमी दस्ता मातम करता हुआ चल रहा था। इस मातमी दस्ते के बाद शबीह सवारी इमाम हुसैन जुल जनाहा चल रहा था। इसके बाद 11वें इमाम हसन अस्करी की शबीह तुरबत रही। जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ दरगाह फातिमान पहुंचा। जुलूस की सुरक्षा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रही। जुलूस उठने के पहले एसीपी दराशुमेद आशुतोष पांडे ने पुरानी अदालत पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सफदर हुसैन के आवाज़ से पुरानी अदालत दालमंडी दसासबेर थाने से ये जुलूस जो कदीमी जुलूस है, सैकड़ों वर्ष पुराना जुलूस, ये 60 के जुलूस के नाम से जाना जाता है। आज ये मुहर्रम का आखिरी जुलूस होता है, इसके बाद कोई जुलूस नहीं होता है और मुहर्रम इसी जगह से ख़त्म हो जाता है। और 60 के जुलूस की परंपरा ये है कि जब यजीदी लश्कर ने जब हज़रत इमाम हुसैन के घराने को छोड़ा था, उनके बच्चों को और उनके परिवार को जब छोड़ा था, रिहा किया था, तो ये काफ़िला दर्शाता ये है कि करबला से जो है मदीने के लिए रवाना होते हैं आज ही के दिन। इसीलिए आज का दिन 60 के रूप में जाना जाता है बनारस के अंदर। इसको 8 रबीउल अव्वल के जुलूस कहा जाता है। ये अंजुमन हैदरी की देख रेख में ये उठता है ये जुलूस। ये अपने कदीमी रास्ते को देता हुआ जो नई सड़क फाटक शेख सलीम काली महल पितरकुंडा होते हुए फातिमान पहुँचेगा। आज मुहर्रम का ये आखिरी जुलूस है जो 10 मुहर्रम के दिन में यजीद ने करबला के मैदान पे जो जुल्म किया था, उसका जो दुनिया आज भी यजीद को थूकती है, यजीद के ऊपर नालत भेजती है कि यजीद ने इतना बड़ा कि नवासे रसूल का कत्ल किया था, लेकिन उनके परिवार को जो बीवी और बच्चे थे, जो उनके एक बेटे थे जैनुल आबिदीन इस्लाम, उनको छोड़ा गया और आज के दिन उनको रिहाई मिली है। जो आज रिहाई का मतलब होता है, यही 60 के में मदीने के लिए रवाना हो रहे हैं, यही 60 के मतलब है। सोते हो चैन से अकबर का लाशा उठ न सके हुसैन से आस क्या तराई में सोते हो चैन से दर न आए सितम असत्य पर सत्य के पर्व विजयादशमी पर स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी का शस्त्र पूजन समारोह सकुशल संपन्न हुआ। स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी ने शस्त्र पूजन करके सदियों पुरानी परंपरा को निभाया। पूरा देश आज असत्य पर सत्य के पर्व विजयादशमी को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन की मान्यता है। इसी क्रम में बनारस में स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी का शस्त्र पूजन समारोह सकुशल संपन्न हुआ। शुक्रवार को दारानगर स्थित स्वर्णकार समाज धर्मशाला में स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी ने शस्त्र पूजन किया। कमेटी के अध्यक्ष किशोर कुमार सेठ ने बताया कि स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी द्वारा विजयादशमी के अवसर पर विगत सन 1954 से आयोजित होने वाला शस्त्र पूजन समारोह का आयोजन दारानगर महामृत्युंजय मंदिर स्थित स्वर्णकार समाज धर्मशाला में करता आया है।
आज असत्य पर सत्य की जीत के जश्न विजयदशमी पर हम सभी ने विधि विधान से शस्त्र पूजन किया है। दशहरा के दिन शस्त्र पूजन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को शस्त्र पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के पूजन के बाद दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। विजयदशमी पर माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं। भारत की रियासतों में शस्त्र पूजन धूमधाम से मनाया जाता था। अब रियासतें तो नहीं रहीं, लेकिन परंपराएं शाश्वत हैं। यही कारण है कि इस दिन आत्मरक्षार्थ रखे जाने वाले शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। हथियारों की साफ सफाई की जाती है और उनका पूजन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले कामों का शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। यह भी कहा जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा करनी चाहिए। 1954 में सोलहकार क्षत्रिय कमेटी की ओर से ये आज विजयादशमी के दिन जो असत्य पर सत्य का पर्व का विजय पर्व मनाया जाता रहा है, बुराई पर अच्छाई की जो जीत का जो पर्व मनाया जाता रहा है। और जैसा कि जानकारी होगी, सनातन धर्म के लोग भगवान श्री राम में अब विश्वास रखते हैं, उनकी आस्था में विश्वास रखते हैं। भगवान श्री राम ने भी रावण का वध करने के लिए माँ महिषासुर मर्दिनी का पूजा किया था और शक्ति की आराधना करते हुए वहाँ पर जो कि शक्ति की पूजा करते हुए शस्त्र का भी पूजा किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोग 1954 के उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम लोग करते चले। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार जिस तरह से किसानों को भी आतंकवादी घोषित करने पर तुली है, वह देश और भाजपा दोनों के लिए घातक है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। उन्होंने इस दौरान यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पर भी निशाना साधा। डिंपल ने कहा कि भाजपा ने किसानों को भी आतंकवादी कहा, जो देश के लिए और इनके खुद के लिए घातक होगा। वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए डिंपल ने यह बातें कही। दरअसल डिंपल विजयादशमी के मौके पर मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंची थी। यहां से सड़क मार्ग से वह वाराणसी पहुंची। इसके बाद कचहरी स्थित एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदी। यहां से निकलते समय उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। समाजवादी विजय यात्रा के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि माता का आशीर्वाद लेकर आए हैं और बहुत सार्थक होगी यह यात्रा और देश में नई सरकार आने वाली है।
आपको बता दें कि शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि अखिलेश के शासनकाल में आतंकवाद का बम फटता था। मेरे का अवसर है और मैं बनारस के सभी लोगों को इस पावन अवसर पे शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम लोग माता जी के दर्शन करके आए हैं और हमें सोचा मिठाई लेके जाना चाहिए घर, इसीलिए यहीं पे आए। माता जी का आशीर्वाद लेके आए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक होगी ये यात्रा और एक नई सरकार बनने जाएगी जो इस प्रदेश का भविष्य संवारने का काम करेगी। ये तो बहुत पुराना मुद्दा हो गया है। आतंकवादी नाम दिया अखिलेश यादव, किस पे क्या कहेंगे? ये तो इनकी सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये तो किसी को भी आतंकवादी बना देते हैं, हमारे किसान भाइयों को भी आतंकवादी बना दिया है। तो ये इनकी सोच और इनकी जो मंशा है ये सही नहीं है और ये देश के लिए बहुत हानिकारक और घातक साबित होगी। सारनाथ के अनमोल भवन में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का 64वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ केक काटकर मनाया गया। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का शुक्रवार को 64वां जन्मदिन सारनाथ के अनमोल भवन में मनाया गया, जहां हर्षोल्लास के साथ लोगों ने केक काटकर शुभकामनाएं दी तथा महेंद्र नाथ पांडे ने जनता को विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएं भी दी। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से केक काटकर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का जन्मदिन मनाया गया और कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह दिया गया। इस अवसर पर मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने काशीवासियों और देशवासियों का आभार प्रकट किया तथा देश के प्रधानमंत्री का आभार जताया तथा उन्हें धन्यवाद दिया। विजयदशमी पर काशीवासियों को शुभकामनाएं भी दी। कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने बोला कि वहां विकास हो रहा है, उससे पड़ोस के देश घबराए हुए हैं तथा कश्मीर की जनता अब भारत के साथ जुड़ रही है। इसके कारण आतंकवादी सोच और पड़ोसी देश को बौखलाहट हो रही है। आज मेरे जन्मदिन पर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद संपूर्ण काशीवासी और पूर्ण देशवासियों पर, सभी शाश्वत सनातन धर्मियों पर पूरे दुनिया में बना रहे, यही प्रार्थना है। और हम सबको श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन अनंत काल तक मिलता रहे और काशी, उत्तर प्रदेश और देश की ऐसी ही बेहतर से बेहतर सेवा माननीय मोदी जी के युग में हम सभी कार्यकर्ता मिलके माननीय मोदी जी की प्रेरणा से करते रहें। यही मैं आज प्रार्थना करना चाहूँगा जन्मदिन पर और सबकी बधाइयों के लिए धन्यवाद। सरल स्वभाव हम लोग के गार्जियन भारत सरकार के मंत्री श्रीमान डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। 64वां जन्मदिन है। आज बुराइयों पर अच्छाई की जीत हुई है। आज दशहरा का शुभ अवसर पर है। इस पर हम तरफ से अपने समिति की तरफ से अपने समिति की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। देश के भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वावधान में चंदवा छित्तपुर के मलिन बस्ती में भी मनाया गया। दशमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वावधान में देश के भारी उद्योग मंत्री यशस्वी डॉक्टर महेंद्र पांडे का चंदवा छित्तपुर के मलिन बस्ती में जन्मदिन मनाया गया तथा बाबा विश्वनाथ तथा बाबा कीनाराम से प्रार्थना करते हुए ये कहा गया कि वह स्वस्थ हों और यशस्वी हों, तेजस्वी हों और दीर्घायु हों। ऐसी कामना के साथ उनके चित्र पर मुंह मीठा कराकर जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए इस मौके पर मौजूद दर्जनों बच्चों और लोगों ने उनके लंबी आयु की कामना की। कार्यक्रम संयोजक प्रदेश मंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा अशोक सोनकर, अजय पंडित, सुरेश सरोज, अनिल सोनकर, पन्ना सोनकर, बुल्लू गौड़ तमाम लोग उस अवसर पर मौजूद रहे। देश के भारी उद्योग मंत्री यशस्वी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का आज 64वां जन्मदिन इस मलिन बस्ती में मनाया गया है और उनके दीर्घायु के लिए बाबा कीनाराम, बाबा विश्वनाथ जिसे हम लोग प्रार्थना करते हैं वो ओजस्वी हों, तेजस्वी हों और उनका मार्गदर्शन हम सभी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मिलता रहे। बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे और CSIR CCMB हैदराबाद के डॉक्टर कुमार सामी ठंगराज के सह नेतृत्व में भारतीय आबादी का जीनोमिक विश्लेषण किया गया। CSIR CCMB हैदराबाद के डॉक्टर कुमार सामी ठंगराज और BHU वाराणसी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के सह नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण शोध में देश भर के 13 संस्थानों के 11 वैज्ञानिकों ने भारतीय आबादी का जीनोमिक विश्लेषण किया है और पाया कि कुछ समुदायों के जीनोम में समान प्रकार के DNA सेगमेंट पाए जा रहे हैं जो उनको कोविड-19 के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है और ऐसे जीनोम की कोविड-19 से संक्रमित होने की सबसे अधिक संभावना है। यह शोध विज्ञान की पत्रिका जीन्स एंड इम्यूनिटी में आज ही प्रकाशित हुआ है। प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार सामी ठंगराज अंडमान द्वीप वासियों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जाने जाते हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी शोध टीम ने 227 समुदायों के 1600 से ज़्यादा व्यक्तियों के उच्च रेजोल्यूशन वाले जीनोमिक डेटा में उस डीएनए की जांच की जो कोविड-19 जोखिम को बढ़ा देता है। टीम ने ऑगे और जरावा अंडमान जनजाति में सबसे ज़्यादा जोखिम पाया। शोधकर्ताओं की टीम ने ACE2 जीन का अध्ययन करते हुए कोविड-19 के जोखिम का भी आकलन किया और पाया कि यह म्यूटेशन जारवा और ओंगे में सबसे ज़्यादा पाया गया, जो उनके लिए कोविड-19 के खतरे को बढ़ा देता है। BHU के मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि अभी तक इस विषय पर कोविड-19 का प्रभाव किसी भी समुदाय पर कैसे पड़ेगा, इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं थी। इस तरीके के पहले शोध में हमारी टीम ने यह दिखाया है कि जीनोमिक डेटा का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम किसी भी समुदाय को कोविड-19 के जोखिम स्तर को पता कर सकते हैं। इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम बताते हैं कि हमें आइसोलेटेड आबादी के लिए उच्च प्राथमिकता वाली सुरक्षा और अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता है, ताकि हम आधुनिक मानव विकास के कुछ जीवित किंवदंतियों को न खोएं। प्रोफेसर अनिल के त्रिपाठी, निदेशक विज्ञान संस्थान, ने कहा कि इस अध्ययन के अन्य वैज्ञानिक प्रज्वल प्रताप सिंह, प्रोफेसर VN मिश्रा, प्रोफेसर रोयाना सिंह और डॉक्टर अभिषेक पाठक BHU वाराणसी से, अमृता विश्वविद्यालय केरल से डॉक्टर प्रशांत सुरवझाला, CSIR CCMB हैदराबाद से प्रत्युषा मच्चा, कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टर राकेश तमांग, सऊदी अरब से डॉक्टर आशुतोष राय, FSL मध्य प्रदेश से डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव और अलबामा विश्वविद्यालय अमेरिका से प्रोफेसर केशव के सिंह थे। 13 संस्थानों के 10 वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व के मिल करके ये शोध किया है। इसमें हम लोगों ने ये पाया कि जो भारत में विभिन्न जातियां हैं, पहले तो हमने ये पता किया कि कौन कौन सी जाति जो भारत में है उनमें कौन कौन से तरीके का DNA पाया जाता है, और फिर ये पता किया कि अगर कौन कौन सा म्यूटेशन होता है जो कि इस वायरस को ज़्यादा प्रभावित करता है या इस वायरस से कम प्रभावित करता है। तो हमें ये मिला कि जो अंडमान की जातियां हैं, अंडमान की जातियों पे हमने पहले भी काम किया हुआ था। ये बहुत छोटे ग्रुप्स हैं, जो लोग बहुत यूनिक ट्राइब हैं अंडमान के। ये लोग 65,000 साल पहले जो है वो भारत आए हुए थे, और ये एक तरीके से लिविंग लीजेंड है इंडिया के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये वही हैं जो लोग सबसे पहले अफ्रीका से निकल करके भारत पहुँचे थे। तो इन जातियों में हमने देखा कि जो रिस्क एलील्स है, वो एलील जिनके होने के वजह से, वो म्यूटेशन जिनके होने की वजह से आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा कोविड से। तो हम लोगों ने ये एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर की कि इसका मतलब कि अगर इसमें किसी एक को भी कोविड होता है तो पूरी की पूरी जो ये जाति है इनके पूरी तरीके से समाप्त हो जाने का बहुत बड़ा खतरा है। और भले ही भारत सरकार इनको प्रोटेक्टेड रखती हो, आइसोलेटेड रखती हो, लेकिन फिर भी इनको रेगुलरली डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स विज़िट करते हैं। उसके अलावा इलीगल इंट्रूजन्स भी है, जिससे इन जातियों को बहुत बड़ा खतरा है। तो हम लोगों ने इस पेपर को लिख करके इसको इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करा करके इंडियन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया है कि इनके लिए एक अटमोस्ट केयर लिया जाए, जिससे कि ये जातियाँ बची रहें, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को पुनः एक बार विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अमित मिश्रा आपसे लेता हूं विदा। वाराणसी लाइव, सच के साथ।